इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट की। इसमें नई सबमरीन शामिल हुई है इसी 23 जनवरी को, जिसका नाम है आईएनएस वागीर। इसकी भी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं और साथ ही ये भी बताने वाला हूं कि भाई चीन की सबमरीन फ्लीट के आगे हम कहां ठहरते हैं और भविष्य में इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट को किस तरह बढ़ाया जाने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों बेहद जरूरी है हमारी नेवी में पनडुब्बियों को बढ़ाना। तो चलिए सबसे पहले इस नई नवेली पनडुब्बी आईएनएस वागीर की बात करते हैं। आईएनएस वागीर इंडियन नेवी में कमीशन हो चुकी है। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। कलवरी क्लास की 6 सबमरीन्स में से 5वें नंबर की पनडुब्बी है। इन सबको प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाया गया है। आईएनएस वागीर से पहले आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला नेवी में कमीशन की जा चुकी हैं, जबकि छठी और आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर अभी मैन्युफैक्चर हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल यानी 2024 में इसे कमीशन कर दिया जाएगा। आईएनएस वागीर का ऑर्डर साल 2005 में दिया गया था। इसे मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स ने बनाया है। 12 नवंबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया। 2 फरवरी 2022 से इसके सी ट्रायल्स शुरू हुए। करीब साल भर तक इसके अलग अलग तरह के ट्रायल्स हुए। फिर इसे इसी साल 23 जनवरी को इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। इसे भारत में कलवरी क्लास सबमरीन में डेजिग्नेट किया गया है। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो समंदर की सतह पर यह 1615 टन है, जबकि समंदर के भीतर 1775 टन है। इसकी लंबाई 221 फीट, चौड़ाई 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट है। अब आते हैं इसके प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि इंजन पर। इसमें 4 जर्मन MTU 12V396 SE84 डीजल इंजन्स लगे हुए हैं। इससे आईएनएस वागीर को सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मिलती है, जबकि समंदर के भीतर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मिलती है। अगर यह सतह के ऊपर आकर चलती रहे तो इसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर की है। अगर समंदर के भीतर चलती रहे तो इसकी रेंज 1020 किलोमीटर की है। आईएनएस वागीर 50 दिनों तक लगातार समंदर में रह सकती है। समंदर में यह मैक्सिमम 350 मीटर की गहराई तक जा सकती है। आईएनएस वागीर में 8 ऑफिसर्स और 35 सेलर्स रह सकते हैं। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड डिकॉय सिस्टम की बात की जाए तो इसमें लियोनार्डो फिनोमेकना की, जो कि इटालियन कंपनी है, उसका C303S एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगा है, जो कि दुश्मनों द्वारा छोड़े गए टारपीडो से सबमरीन को बचाता है। हमला होने की सूरत में इसे लॉन्च किया जाता है। इसमें ठीक सबमरीन की तरह का ही इको स्ट्रक्चर होता है, जिससे दुश्मन के टॉर्पीडो को धोखा दिया जा सके और वो उसे ही असली सबमरीन समझ ले। देखिए, आईएनएस वागीर में ये कितने लगे हैं इसकी पुख्ता जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जरूरत के मुताबिक लगे होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 मॉड्यूल सबमरीन में लगे हैं। हर एक मॉड्यूल में 12 बैरल होते हैं, जो कि 6 टॉर्पीडो को काउंटर कर सकते हैं। यानी अगर आईएनएस वागीर में 2 मॉड्यूल लगे हैं तो ये 12 टॉर्पीडोज को, जो दुश्मन के द्वारा फायर किए गए हैं, उनको इंगेज कर सकता है। अब आते हैं इसकी अटैक करने की क्षमता पर। इसमें 6 इंटू 533 mm की टॉर्पीडो ट्यूब्स लगी हैं। इनके जरिए 18 SUT यानी सरफेस एंड अंडर वाटर टारगेट टॉर्पीडोज फायर किए जा सकते हैं। ये जर्मन टॉर्पीडोज हैं। इसकी रेंज 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर 28 किलोमीटर की है, जबकि 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर 15 किलोमीटर तक की है। या फिर इतनी ही SM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। यह यूरोपियन डिफेंस कंपनी MBDA द्वारा बनाया गया है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर है। यह ऑल वेदर एंटी शिप मिसाइल है। इसे समंदर में बेहद गहराई से फायर किया जा सकता है। वैसे आपको बता दूं कि कलवरी क्लास की सबमरीन में पहले ब्लैक शार्क हैवीवेट टॉर्पीडोज को लेने की बात कही गई थी, लेकिन इटालियन कंपनी लियोनार्डो से, जिसे पहले फिनमेकना के नाम से जाना जाता था, उससे लेने की बातचीत हुई, लेकिन रिश्वत कांड की वजह से इस पर बैन लगा दिया गया। वैसे चिंता की बात नहीं है। भारत ने खुद का वरुणास्त्र नाम से हैवीवेट टॉर्पीडो डेवलप कर लिया है, तो भविष्य में ये सबमरीन्स वरुणास्त्र से लैस हो जाएंगी। इसके अलावा इन्हें जल्दी ही DRDO के बनाए फ्यूल सेल AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से भी लैस कर दिया जाएगा। चलिए, ये तो हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि हमें क्यों अपनी नेवी में सबमरीन फ्लीट को बढ़ाने की जरूरत है।
अगर हमने जल्दी इन्हें नहीं बढ़ाया तो निकट भविष्य में मुश्किल बढ़ने वाली है। देखिए, मैं अपने कई वीडियोस में पहले भी कह चुका हूं कि इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बड़ा खतरा चीन की तरफ से है। चीन के पास हमसे करीब 4 गुना ज्यादा पनडुब्बियां हैं। ऐसा नहीं है कि इसे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई है, काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें तेजी लाने की जरूरत है। क्योंकि अगर चीन से इस बार लड़ाई हुई तो 1962 वाले हालात नहीं होंगे कि सिर्फ आर्मी लड़ेगी। इस बार तीनों सेनाएं मिलकर जवाब देंगी। वैसे क्या आप सभी को 1962 की लड़ाई के बारे में अच्छी तरह से पता है? अगर पता नहीं है तो मैं आपके लिए रेकमेंड करूंगा कुकू एफएम पर मौजूद ऑडियो बुक इंडिया वर्सेस चाइना 1962 को। इसे आप जरूर सुनिए, क्योंकि मुझे इस ऑडियो बुक से पता चला कि किस तरह पॉलिटिकल कंफ्यूजन ने हमारे कदम रोके, क्यों एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, कंफ्यूजन, देरी से हुए फैसले और लीडरशिप में बदलाव के बाद भी किस तरह हमारे जवान चीनी सेना का डटकर मुकाबला करते रहे। मुझे लगता है कि इसकी पुख्ता जानकारी हम सबको होनी चाहिए। कुकू एफएम पर इसके जैसी और भी हजारों ऑडियो बुक्स मौजूद हैं। यहां आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई दूसरी भाषाओं में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी, जिसका फायदा देश भर में 23 लाख से भी ज्यादा लोग उठा रहे हैं। रिपब्लिक डे के मौके पर डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए कुकू एफएम की तरफ से एक बेहद शानदार ऑफर आया है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको कूपन कोड फ्रीडम 60 का इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको पहले महीने की मेंबरशिप पर 60% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले महीने की मेंबरशिप के लिए 99 रुपीज की बजाय आपको देने होंगे सिर्फ 39 रुपीज, जिसके बाद आपको 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज का एक्सेस पूरे महीने भर के लिए मिलेगा। और यह भी बताता चलूं कि यह जो ऑफर है वह 29 जनवरी तक ही है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी जाइए और ऑफर का फायदा उठाइए। वापस अपने आज के टॉपिक पर लौटते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि चीन और पाकिस्तान की तुलना में हमारी सबमरीन फ्लीट कहां ठहरती है और क्यों चीन सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इंडियन नेवी के पास इस वक्त कुल 18 सबमरीन्स हैं। पाकिस्तान के पास 3 मिनी सबमरीन्स को मिलाकर कुल 8 हैं, जबकि अगर चाइनीज नेवी की बात करें तो उसके पास अभी तक की जानकारी के मुताबिक 78 पनडुब्बियां हैं। भारत के सबमरीन फ्लीट को एनालाइज करें तो इसमें 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। इन्हें भारत ने खुद बनाया है। 16 अटैक सबमरीन्स हैं। कलवरी क्लास की अभी 5 है, छठी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले साल कमीशन हो जाएगी, आईएनएस वागशीर। इन्हें फ्रांस के साथ मिलकर भारत में ही बनाया गया है। शिशुमार क्लास की 4 पनडुब्बियां हैं, जिन्हें जर्मनी के साथ मिलकर बनाया गया है, और सिंधु घोष क्लास की 7 पनडुब्बियां हैं, जिन्हें रूस के साथ मिलकर बनाया गया है। वहीं अगर चीन की बात करें तो उसके पास 78 सबमरीन्स में से 8 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं और 58 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। यानी सबमरीन के मामले में चीन हमसे बहुत ज्यादा आगे है, और सिर्फ आगे ही नहीं है बल्कि वो नई सबमरीन्स पर भी लगातार काम कर रहा है। इसके उलट अगर भारत में देखा जाए तो काम यहां भी हो रहा है, लेकिन चीनी नेवी जिस रफ्तार से काम कर रही है वो रफ्तार भारत की नहीं है। यहां पर हम चीन से पीछे हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत और चीन भविष्य में अपनी सबमरीन फ्लीट को बढ़ाने के लिए और क्या-क्या कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर दोनों ही देशों में काम चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। अरिहंत क्लास की 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनका कोड नेम S4 है। एक लॉन्च की जा चुकी है, फिटिंग चल रही है, दूसरी पर अभी काम चल रहा है। वहीं एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आईएनएस वागशीर। इसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं, अगले साल तक ये कमीशन हो जाएगी। जो सबमरीन्स प्लान्ड हैं, अगर उनकी बात करें तो 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जानी है। S5 क्लास की पनडुब्बी का प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। ये $1.3 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इसमें 3 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को बनाया जाना है। वहीं प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 पनडुब्बियों को बनाने की भी क्लियरेंस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मिल चुकी है साल 2015 में ही। इसकी कीमत करीब $15 बिलियन की है। ये अटैक सबमरीन्स हैं। अकूला क्लास की एक सबमरीन भी प्लान्ड है। यह भी अटैक सबमरीन है। रूस के साथ मार्च 2019 में $3 बिलियन की डील भी साइन हो चुकी है। इसे लीज पर लिया जाएगा। उम्मीद है कि साल 2025 तक यह कमीशन हो जाएगी।
इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I में 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी प्लान्ड हैं, लेकिन इनका भविष्य खटाई में दिख रहा है। साल 2020 में सरकार ने 43,000 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव किए थे, लेकिन जिस तरह की डिमांड्स इनके लिए की गई थी, उसके लिए कोई भी वेंडर बनाने को राजी नहीं हुआ। वेंडर्स का कहना है कि ये बड़ी अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स है जिनकी डिमांड की गई है, इन्हें पूरा करना नामुमकिन है। तो अब ये मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट करीब करीब स्क्रैप हो चुका है। इसके दूसरे वे आउट ढूंढे जा रहे हैं कि भाई कैसे 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को अक्वायर किया जा सके। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल इंडियन नेवी को मजबूत करने का काम चल रहा है। कई सारे शिप्स पिछले 8 साल में शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी चीन से हम पीछे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई की हालत में हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि चीन को हमसे कहीं ज्यादा बड़े मोर्चों पर तैनाती करनी है। उसे ईस्ट चाइना सी से लेकर साउथ चाइना सी तक के समंदर को देखना है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका से उसका टसल चल रहा है। इसके अलावा दोनों ही इलाकों में दर्जनों देशों की नेवी के साथ उसका टकराव जारी है। जबकि अगर भारत को देखें तो सिर्फ 2 मोर्चे हैं, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। वो भी चीन से समंदर की सीमा सीधी नहीं लगती हमारी, बीच में कई देश हैं और हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी तगड़ी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की वजह से। यानी चीन को अपनी सबमरीन फ्लीट से लेकर ओवरऑल नेवी को बढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि उसने पंगे ही इतने देशों से ले रखे हैं, जबकि हमारे उतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हैं। जाहिर सी बात है, अगर नंबर्स के हिसाब से देखें तो चीन के पास भारत से कहीं ज्यादा बड़ी नेवी और कहीं ज्यादा बड़ी सबमरीन फ्लीट है। लेकिन क्या इससे यह मान लिया जाए कि भारतीय नेवी जो है वो चाइनीज नेवी के आगे कमजोर है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चीनी नेवी के पास भले ही शिप्स ज्यादा हैं, लेकिन शिप्स को ऑपरेट करने और लड़ाई का अनुभव यानी कि बैटलफील्ड एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, वो उनके पास इंडियन नेवी की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। इंडियन नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स और दूसरे शिप्स को ऑपरेट करने का जबरदस्त अनुभव है। इससे भी बड़ी बात कि हमारी नेवी को रियल बैटलफील्ड का भी एक्सपीरियंस है। कई जंगें हम लड़ चुके हैं, इसलिए जब जंग होती है तो अनुभव सबसे ज्यादा काम आता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी सेनाओं को मॉडर्न बनाना छोड़ दें या फिर उन्हें ज्यादा से ज्यादा हथियारों से लैस करना छोड़ दें। वक्त वीडियो को खत्म करने का हो गया है, लेकिन इससे पहले आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुकू एफएम की तरफ से एक बेहद शानदार ऑफर आया है। रिपब्लिक डे के मौके पर ऑफर है भारी डिस्काउंट का। तो अगर आप कूपन कोड freedom60 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 99 रुपीज की जो एक महीने की सब्सक्रिप्शन की फी है, वो उसके लिए आपको चुकाने होंगे सिर्फ 39 रुपीज। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो भाई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे प्रार्थना है कि भाई डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।